हेलो बच्चों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा यूनिट 2 विच इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो हमने सबसे पहले यूनिट में हमने ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें हमने उसकी अर्लियर डेफिनेशंस और करंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कवर करेंगे साइकोलॉजी, इट्स रिलेशन टू अदर फील्ड्स, मतलब हम इसका रिलेशन बाकी की जो साइंसेज है, बाकी की जो फील्ड्स हैं, हम उसके साथ इसका रिलेशन देखेंगे। देन वी विल कवर नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। फिर हम जो भी सारी की सारी सब फील्ड्स है ऑफ साइकोलॉजी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज साइकोलॉजी इन इंडिया, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वे में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, ऑल साइंसेज हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू डील विद ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब हर साइंस जो भी साइंस है, सब ब्रांचेज है उसकी, और बहुत सारी फील्ड्स जो है साइंसेस की, वो सारी उन सब का एप्लीकेशन किस में है? ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और उनकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। उसमें जैसे पहले एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी have developed from disciplines like physics, chemistry, mathematics and have made life easier and comfortable. ऐसे ही मेडिकल साइंसेस है, मेडिकल साइंसेस मतलब पता ही है, मेडिकल से रिलेटेड, have contributed significantly to not only fight and control many deadly diseases but also prevent many diseases. और मेडिकल साइंसेस ने किस में एफर्ट लगाया है? वो डेडली डिजीज़ को सिर्फ फाइट करने में ही नहीं, बल्कि उनको हमेशा के लिए प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। ये हमने दो एग्जांपल्स देखे साइंसेस के जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। देन क्या आ जाता है? साइकोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टेक्निक्स टू हेल्प पीपल लेड अ हैप्पियर लाइफ बाय प्रमोटिंग देयर साइकोलॉजिकल हेल्थ। मतलब साइकोलॉजिस्ट ने कई सारी ऐसी टेक्निक्स को भी बनाया है जो कि पीपल को एक हैप्पी लाइफ देता है। कैसे? उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करके, उनको एनहेंस करके, प्रमोट करके। मतलब साइकोलॉजिस्ट ने कैसी टेक्निक्स को डेवलप किया है जो साइकोलॉजिकल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इतना समझ आ गया? देन साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो केयर एंड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। मतलब बिहेवियर डिसऑर्डर्स को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है इधर? The world's problems such as climatic change, pollution, aftermath of natural disaster, man-made disasters, etc. are so widespread and serious that no one or two sciences can solve such problems. अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन कर रहे हैं आजकल, उस वजह से बहुत सारी चेंजेस आ रही है, जैसे क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, इतना मैन मेड डिज़ास्टर्स हो रहे हैं। तो ये वाइड स्प्रेड पूरा बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और ये एक साइंस है या फिर 2-3 साइंसेस मिलके इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। तो इसके लिए क्या हुआ? ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए क्या हुआ? ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स हैव टू देयरफॉर कम टुगेदर एंड जॉइंटली हैंडल सच प्रॉब्लम्स। मतलब हर फील्ड से जो साइकोलॉजिस्ट थे वो आपस में आए, उन्होंने डिस्कशन करी, उन्होंने अपनी अपनी साइंस की जो आइडियाज़ थे वो लगाए ताकि वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शनलिज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रख लेना। इसका मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स कम टुगेदर एंड जॉइंटली हैंडल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेटिक चेंज, पॉल्यूशन, ये डिज़ास्टर, ये सारे जो कि वाइड स्प्रेड एंड सीरियस है एंड नो वन और टू साइंसेस कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई जगहों से साइंटिस्ट आते हैं और वो साथ में इसको हैंडल करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शनलिज्म। अब ये एक बात सोचो तुम, जब ऐसे हर फील्ड से जो लोग हैं वो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो जिस भी प्रोसेस को वो यूज़ करते हैं, उनकी साइंस को वो यूज़ करते हैं, तो तुम देखो कि एक नई डिसिप्लिन जो है इसके बीच इमर्ज हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल्स में बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। ये कैसे इमर्ज हुई? जब जैसे बायो की तरफ से साइंटिस्ट है, फिजिक्स की तरफ से साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी साइंस के जो भी था उनको मिक्स करके उन्होंने ऐसी एक नई साइंस समझ करी जो ये बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। ये 3 एग्जांपल है इधर। ओके, इतना समझ आ गया? तो इसमें एक वर्ड याद रखना, ट्रांजैक्शनलिज्म एंड
बस यही एक है। उसके बाद over the years of development of one particular science or sometimes more than one discipline have influenced the developments in other sciences, ये जैसे हमने अभी पढ़ा ऊपर। Thus, no particular field of science can be completely isolated from other fields of science and different fields of scientific knowledge are quite closely related. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आई थी? साइंस आई, उसके बाद इसमें बहुत सारी सब फील्ड्स आई। हर फील्ड एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और हर किसी का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। तो इन्होंने बोला है कि कोई भी साइंस अपने में डिफरेंट नहीं है, सब एक दूसरे से क्वाइटली रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि वो एक दूसरे से एमर्ज हुई है। ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट दो साइकोलॉजी हैज़ एमर्ज एज इंडिपेंडेंट field of scientific inquiry, it has very close relationship with other fields. अब जो कि साइकोलॉजी एक अपने में अलग ब्रांच है, पर इसका भी रिलेशन बाकी साइंसेस के साथ बहुत ज़्यादा है। In fact, the very emergence of psychology as a science was possible because of developments in other sciences like genetics, physiology, neurology, medical, physics, chemistry, cybernetics and other sciences. अब इससे क्या पता चला? द एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी कैसे हुई, वो किस फील्ड्स की वजह से हुई? जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, दो फील्ड्स को मिला के एक फील्ड बनी। तो साइकोलॉजी की एमर्जेंस के पीछे किन साइंसेस का हाथ है? जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन, physics, chemistry, cybernetics and other sciences. Okay, its methods of inquiry and analysis as well as application have all been influenced by developments in other subject areas. Of course, development in psychology have in turn influenced the growth and development of other disciplines as well, like sociology, anthropology, economics, political science and management. अब जो कि साइकोलॉजी अपने में एक एमर्ज हो गया है, अपने में एक फील्ड एमर्ज हो गई है उसकी, पर वो अब वो भी उसमें भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो बाकी साइंसेस को डेवलप होने में हेल्प करेंगी। अब ऐसे सिचुएशन में उन्होंने किन फील्ड्स को डेवलप किया है? जैसे सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ऐसी साइंसेस को साइकोलॉजी ने डेवलप किया है। इट इज़ ऑब्वियस दैट even though we can think of different fields of scientific knowledge, the fact is that these fields depend for their expansion on the findings of other disciplines. Perhaps this will become clearer if we can examine the relationship of psychology with certain other sciences. अब देखिए, अब जैसे साइकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था और हमने अभी ये भी पढ़ा है कि जो हर फील्ड है वो हर किसी पर डिपेंडेंट है फॉर देयर एक्सपेंशन ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ अदर डिसिप्लिन्स। अब इसको समझने के लिए पहले हमको बाकी साइंसेस के बारे में समझना होगा। उसके बाद हमको क्या करना होगा? उसका रिलेशन समझना होगा। रिलेशन किसके साथ? साइकोलॉजी के साथ। तो ये हम आगे करेंगे। और इसको समझने के लिए उन्होंने साइंसेस को ग्रुप्स में डिवाइड किया है, कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कुछ साइंसेस को उन्होंने रखा है बायोलॉजिकल साइंसेस में, फिर फिजिकल साइंसेस में, देन मेडिकल साइंसेस एंड देन सोशल साइंसेस। इनको हम बारी बारी से कवर करेंगे। इतना समझ आ गया कि साइकोलॉजी का कैसे रिलेशन है बाकी फील्ड्स के साथ। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। Psychology is a science which studies human behavior with reference to context as well as other individual. मतलब जो साइकोलॉजी है वो एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है with reference to context as well as क्या? other individuals. With the help of observation and learning, the discipline tries to find out the causes of particular behavior shown by an individual in a specific situation. इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजी में observation plus learning, this it tries to find out the causes of behavior. समझ आया? साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशन और लर्निंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या ट्राई करते हैं? दे ट्राइज टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ बिहेवियर। इसी की वजह से हम एक बिहेवियर को पता लगा पाते हैं। अब यहाँ पे एक बात है
ये तुम हाईलाइट कर लो इम्पॉर्टेंट, जैसे साइकोलॉजी इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल्स। अब उसके बाद क्या है, इधर है दैट ऑल साइंसेस हैव टू ब्रांचेस, मतलब साइंसेस दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। वो फर्स्ट इज द बेसिक और एकेडमिक ब्रांच एंड द अदर इज अप्लाइड। साइंसेस में दो ब्रांच है, एक कौन से एकेडमिक ब्रांच, दूसरी है अप्लाइड ब्रांच। The basic or academic branch is the result of an academic curiosity or a question. Example, Newton asked, why does the apple fall on the ground? Which gave rise to the theory of gravity. तो academic branch को एक्चुअली ये रिजल्ट है किसका, एकेडमिक क्यूरियोसिटी। एकेडमिक ब्रांच का मतलब इसमें किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है और उनके माइंड में कोई क्वेश्चन होता है। जैसे अब न्यूटन जी थे, उन्होंने क्या बोला था कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, वाई डज द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। उस वजह से क्या आया, द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी आया। क्यों, क्योंकि उनको इस बात की क्यूरियोसिटी थी। तो इसी ब्रांच को हम बोलते हैं बेसिक और एकेडमिक ब्रांच। इतना समझ आया। तो कितनी कितनी ब्रांचेस हैं, दो। फर्स्ट ब्रांच इज एकेडमिक ब्रांच, द एकेडमिक ब्रांच इज अ रिजल्ट ऑफ एकेडमिक क्यूरियोसिटी और अ क्वेश्चन। उसके बाद है द अप्लाइड ब्रांच। अप्लाइड ब्रांच डील्स विद द सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग इनपुट्स फ्रॉम द एकेडमिक ब्रांच। अब एकेडमिक ब्रांच में किसी नई चीज़ की इन्वेंशन हुई है तो हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं किसमें, अप्लाइड ब्रांच में। अप्लाइड से ही नाम तुम्हें पता चल रहा है, अप्लाई कर रहे हैं हम किसको, इनपुट्स को जो कि एकेडमिक ब्रांच से आई है, उनको हम इसमें यूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इतना समझ आया। हाउ एवर दिस डिस्टिंक्शन इज नॉट रिजिड एंड बियॉन्ड अ पॉइंट बोथ द ब्रांच कवरेज। एग्जाम्पल, मैनी थ्योरीज ऑफ बेसिक ब्रांच आर अप्लाइड और हैव पोटेंशियल टू बी अप्लाइड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। Similarly, many applied branches have come up with new or supplementary theories that have been included in the basic branch. अब जैसे एकेडमिक ब्रांच में जो कुछ भी इनपुट्स निकले उनको हम किस में अप्लाई करते हैं, अप्लाइड ब्रांच में, ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। पर जो अप्लाइड ब्रांचेस हैं उसमें और नई चीज़ें, नई थ्योरीज भी आती हैं जो हम बेसिक ब्रांच में इंक्लूड कर सकते हैं। इतना समझ आया। अब इधर एक लाइन है दैट अकॉर्डिंग टू Parameswaran and Beena, psychology may be broadly classified into general psychology and differential psychology. अब इन परमेश्वरन एंड बीना जी ने क्या बताया कि जो साइकोलॉजी है वो दो में डिवाइड हो सकता है, दो में क्लासीफाई हो सकता है। पहला कौन सा, जनरल साइकोलॉजी, एंड द सेकेंड इज डिफरेंशियल साइकोलॉजी। द फॉर्मर इज कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जनरलिटीज एंड सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर स्पेशली अमंग द नॉर्मल एडल्ट्स, while the later has been primarily concerned with the observation, measurement, and explanation of individual differences. Gradually, these two broad divisions developed into further branches or divisions of general psychology and applied psychology. तो जैसा कि इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था, पर आगे जाके वो दो टर्म्स, वो दो डिविजन्स जो थी, उन्होंने और बहुत फर्दर ब्रांचेस को डेवलप किया। यहाँ तक समझ आया। नाउ हम कवर करेंगे अर्ली डिविजन्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें क्या है, तो साइकोलॉजी है, इट हैज़ स्टार्टेड विद बेसिक ब्रांचेस विच आर क्लासिफाइड एज एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो साइकोलॉजी जो थी वो सबसे पहले उसकी कौन कौन सी बेसिक ब्रांचेस आई, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की। द एक्सपेरिमेंटल ब्रांच is started with the research studies in the field of physiological learning and perception processes. अब एक्सपेरिमेंटल नेम से ही तुमको पता चल रहा है क्या कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते होंगे। एक्सपेरिमेंटल मतलब रिसर्च स्टडीज़ होती है किसमें, कौन से ब्रांच में, एक्सपेरिमेंटल ब्रांच में। Many psychologists attempt to understand the fundamental causes of behavior and such attempts may not be directly applied to solve practical problem. अब बहुत साइकोलॉजिस्ट क्या सोचते थे कि जो कॉज, किसी बिहेवियर का कोई कॉज होगा और वो अंडरस्टैंड करने के लिए, वो समझने के लिए, और वो समझने के बाद हम डायरेक्टली उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम नहीं अप्लाई कर सकते। उसको समझने के लिए पहले हमको एक्सपेरिमेंट करना होता है। They are primarily engaged in basic research and study fundamental processes such as learning, memory, thinking, sensation, perception, motivation, emotion by using experimental method. अब क्या बोला उन्होंने बोला कि इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एक बेसिक रिसर्च।
मैंने बोला था ना भी एक्सपेरिमेंट आता है इसमें। तो सबसे पहले करनी होगी हमको बेसिक रिसर्च। देन हम क्या स्टडी करेंगे, फंडामेंटल प्रोसेसेस। फंडामेंटल प्रोसेसेस मतलब कौन कौन से, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन एंड इमोशन। क्या यूज़ करके, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इतना समझ आया। दस, the experimental psychologists investigate how behavior is modified and how people retain these modifications. The processing of information thinking, how human sensory systems work to allow people to experience what is going on around them, and the factors that urge them on and give direction to behavior. इतना समझ आया। अब जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट है वो क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं दैट हाउ बिहेवियर इज मॉडिफाइड एंड हाउ पीपल रिटेन दीज मॉडिफिकेशंस, द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थिंकिंग, और वो जो कैसे जो पीपल है हाउ दे रिटेन द मॉडिफिकेशंस, और कैसे वो क्या रिटेन कर रहे हैं, हाउ द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थिंकिंग। उसके बाद हाउ ह्यूमन सेंसरी सिस्टम्स वर्क टू अलाउ पीपल टू एक्सपीरियंस व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम एंड द फैक्टर्स दैट अर्ज देम ऑन एंड गिव डायरेक्शन टू बिहेवियर। इतना समझ आया। उसके बाद आ जाता है हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच। नॉन एक्सपेरिमेंटल से ब्रांच से तुम्हें पता चल रहा है जिसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता। इंक्लूडेड पर्सनैलिटी, सोशल, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। इसमें कैसी प्रोसेसेस आ जाती हैं, पर्सनैलिटी, सोशल, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस आ जाती है। मैनी ऑफ दीज एकेडमिक ब्रांचेस आर हैविंग फर्दर सब ब्रांचेस लाइक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सब ब्रांचेस लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी एंड gerontology. Similarly, social psychology has an applied social psychology branch and it has given rise to an applied field called organizational psychology. इसमें इन्होंने सब फील्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। नॉन एक्सपेरिमेंटल में एक ब्रांच आ जाती है जो कि कौन सी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की भी कुछ सब ब्रांचेस है, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी और जेरेंटोलॉजी। अब एक आ जाता है इसमें, अब एक और ब्रांच आ जाती है एकेडमिक ब्रांच जो कि है सोशल साइकोलॉजी। ये याद रखना कौन सी एकेडमिक ब्रांच है, कौन सी बेसिक ब्रांचेस है, ओके। जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी जो है वो एकेडमिक साइकोलॉजी है, एकेडमिक ब्रांचेस हैं। तो सोशल साइकोलॉजी की एक अपने में अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है। और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी ब्रांच ने एक अलग अप्लाइड फील्ड को राइज दिया जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अप्लाइड फील्ड्स हैव ऑल्सो लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनी थ्योरीज लाइक एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन टू ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ रिजल्टेड इन मैनी वर्क, मोटिवेशन एंड थ्योरीज। ये सब तो वैसे एक रीडिंग मारने से तुम लोग को याद हो जाएगा, बट क्योंकि आगे जो सब फील्ड्स है साइकोलॉजी की वो इसमें अच्छे से एक एक एक्सप्लेन करके लिखी हुई है। तो इतना समझ आ गया अर्ली डेफिनेशंस तक। हमने अब तक क्या कवर कर लिया, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी करा है, अर्ली डिविजन्स ऑफ साइकोलॉजी और साइकोलॉजी का रिलेशन कैसा है। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे विद द टॉपिक सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।